हेलो एवरीबॉडी, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। आज आपके साथ डिस्कस करूंगा श्री रेणुका शुगर को। शेयर में बड़ी शानदार तेज़ी चल रही है। आज लगभग 5% ऊपर भी था और शेयर का प्राइस भी देखा जाए तो 50 रुपीज़ के आसपास है। काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस है, लो टिकट साइज शेयर है। और देखा जाए तो श्री रेणुका शुगर को विल्मर समूह जैसे जो बड़े ग्रुप हैं मलेशिया के, जो एडानी विल्मर जैसी भी कंपनी में हिस्सा रखते हैं, उनके द्वारा इस कंपनी को सपोर्ट किया जाता है। और शुगर सेक्टर के अंदर ये भारत के अंदर देखा जाए तो लार्जेस्ट कंपनियों में शामिल है शुगर प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी के हिसाब से। और देखा जाए तो ये कंपनी शुगर मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ शुगर रिफाइनिंग का भी कारोबार करती है और कंपनी एथेनॉल बनाने का भी कारोबार करती है, कंपनी पावर बनाने का भी कारोबार करती है, कंपनी अल्कोहल बनाने का भी कारोबार करती है। तो देखा जाए ये कंपनी एक बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी भी है और साथ ही साथ सेक्टर लीडर भी है। तो चलिए करते हैं शुरू वीडियो को और समझते हैं श्री रेणुका शुगर के बिजनेस को और कंपनी 8% किस पोजीशन में है, कैसी परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है कंपनी के अंदर, और आने वाले समय में इसके शेयर में अगर तेज़ी आ सकती है तो कितनी तेज़ी आ सकती है, और जिन लोगों ने शेयर को ले रखा है उनको क्या करना चाहिए। तो ये सब बातें आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा श्री रेणुका शुगर को लेकर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि शुगर सेक्टर एक कॉमोडिटी सेक्टर है और शुगर सेक्टर के अंदर पिछले काफ़ी समय से काफ़ी दमखम भी देखने को मिल रहा है। जब से एथेनॉल को लेकर सरकारी कंपनियां, यहाँ पर ऑयल कंपनियां फोकस में आई हैं, कंपनियों ने एथेनॉल को बाय करना शुरू करा है और इन कंपनी के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर शुगर कंपनियों के लिए ये फ़ायदेमंद भी रहा है। काफ़ी कंपनियों को इससे फ़ायदा हुआ है और साथ ही साथ जो डिस्टिलरी वाला भी बिजनेस है अब उसमें भी काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। तो जिसके कारण यहाँ पर पूरे शुगर सेक्टर के अंदर आपको उछाल भी देखने को मिल रहा है। और श्री रेणुका शुगर जैसी कंपनी जो कि लीडर कंपनी है, तो जाहिर सी बात है उनको तो सेल्स के हिसाब से इसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और श्री रेणुका शुगर जैसी कंपनी तो लाइमलाइट में इसलिए भी रही है क्योंकि कंपनी को यहाँ पर सेल्स में भी काफ़ी बड़ा देखने को मिली है और साथ ही साथ विल्मर समूह का सपोर्ट मिलने के कारण भी इस कंपनी के लिए काफ़ी मार्केट का विस्तार हुआ है। और जिसके कारण आप देखें तो कंपनी की सेल्स में यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी दिखाई देती है। तो इस फाइनेंशियल ईयर के Q2 क्वार्टर के अंदर इस कंपनी ने लगभग 2564 करोड़ रुपए की टोटल इनकम क्लॉक की है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर के अंदर 2200 रुपीज़ के आसपास थी। जो कि ये बता रहा है कि कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर Y-on-Y बेसिस पर लगभग 15% ग्रो हुआ है। और अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर के बी क्वार्टर की बात करें, फर्स्ट क्वार्टर की, तो 2354 करोड़ रुपए की सेल्स थी। अगर उससे भी कंपैरिजन करके देखें तो लगभग 10% की ग्रोथ है Q&Q बेसिस पर। अगर आप हाफ ईयरली बेसिस पर भी देखें तो इस कंपनी का रेवेन्यू पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर हाफ ईयरली बेसिस पर लगभग 4173 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था, जो कि लगभग यहाँ पर देखा जाए तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हाफ ईयरली बेसिस पर 4900 करोड़ रुपए का हो चुका है। तो अगर हाफ ईयरली बेसिस पर आप देख रहे हैं तो लगभग 20% की ग्रोथ है सेल्स में यहाँ पर कंपनी की। और अगर हम एक नज़र कंपनी की होल फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से भी देखें, पिछले साल के अंदर ये कंपनी लगभग 9100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू क्लॉक कर रही थी, जो कि ये बता रहा है कि इस साल कंपनी हाफ ईयरली बेसिस पर ही अब तक लगभग 4900 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक कर चुकी है। तो इस हिसाब से इस कंपनी का रेवेन्यू 10,000 करोड़ को भी पार करता हुआ दिखाई दे रहा है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो देखा जाए तो कंपनी की क्वार्टर बाय क्वार्टर, हाफ ईयरली बेसिस पर, Y-on-Y बेसिस पर और ईयर बेसिस पर भी अगर देखें, हम फुल फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर भी देखें तो कंपनी की सेल्स में यहाँ पर सभी पैरामीटर्स पर ग्रोथ दिखाई दे रही है। पर सच बात यहाँ पर यह भी है कि ये कंपनी सेल्स ग्रोथ तो दिखाई दे रही है कंपनी के अंदर, पर कंपनी लॉस में भी है। और लॉस में कंपनी ऐसा नहीं है कि इसी क्वार्टर में आई है, कंपनी पिछले फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर भी लॉस में थी, इस फाइनेंशियल ईयर के Q1 क्वार्टर में भी लॉस में थी और Q2 क्वार्टर के अंदर भी लॉस में है। और लॉस के कुछ कारण भी हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। जब आप कंपनी के अंदर पैसा लगाने जा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए कि कंपनी क्यों लॉस में है, तो वो भी आप जानिए। और कहीं ना कहीं कंपनी को मटेरियल कॉस्ट भी परेशान इस समय कर रही है। सेल्स अच्छी होने के बावजूद भी जो कंपनी प्रॉफिट में नहीं आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं मटेरियल कॉस्ट का भी एक बहुत बड़ा रोल है। देखा जाए तो इस फाइनेंशियल ईयर के Q2 क्वार्टर के अंदर कंपनी की मटेरियल कॉस्ट लगभग 1770 करोड़ रुपीज़ के आसपास आई है, जो कि लगभग 69% है
ओवरऑल सेल्स की, और जो कि सितंबर क्वार्टर के अंदर 54% थी। तो कहीं ना कहीं इस क्वार्टर के अंदर कंपनी की मटेरियल कॉस्ट भी यहाँ पर बढ़ी है। और जिस तरीके से बता रहे हैं कि शुगर केन की कुछ शॉर्टेज है, कंपनी उत्पादन कम कर पा रही हैं, तो शायद ये चीज़ कंपनी को आगे भी परेशान करे। अगर शुगर की कॉस्ट आगे भी बढ़ेगी तो पीछे भी कंपनियों को कहीं ना कहीं इसको फेस करना होगा। फिर कंपनी के लिए एक यहाँ पर नेगेटिव बात ये भी है, जो भी आपको पता होनी चाहिए, वो है कंपनी की फिनेंस कॉस्ट। क्योंकि पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर देखा जाए तो इस कंपनी की जो फिनेंस कॉस्ट थी वो लगभग 591 करोड़ रुपीज़ के आसपास थी, जो कि इस समय अगर हाफ ईयरली बेसिस पर देखा जाए इस ईयर के अंदर लगभग 430 करोड़ रुपीज़ के ही है। तो कहने का मतलब कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पर काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 590 करोड़ रुपए वाली फाइनेंस कॉस्ट हाफ ईयरली बेसिस पर ही इस कंपनी को 430 करोड़ रुपए फेस करने को मिली है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जो कि यहाँ से डबल होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं कंपनी का जो लॉस आ रहा है उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो इस हिसाब से तो कंपनी को यहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। आप एक चीज़ को यहाँ पर गौर करके देखिए, काफ़ी मज़ेदार बात है कि कंपनी को पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर 189 करोड़ रुपए का लॉस था फाइनेंशियल ईयर पे, फुल फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जो कि इस साल के अंदर हाफ ईयरली बेसिस पर ही देखा जाए तो कंपनी को लगभग 358 करोड़ रुपए का लॉस हो चुका है। कहने का मतलब कंपनी का जो लॉस है वो डबल हो चुका है हाफ ईयरली बेसिस पर ही। और अगर हम ईयरली बेसिस पर बात करें तो कंपनी का यहाँ पर लॉस हमें 4 गुना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, पर कंपनी के शेयर में तेजी है। ये भी समझने वाली बात है। ऐसा इसके पीछे कारण क्या है कि सेक्टर के अंदर त्रिवेणी जैसी कंपनी देखा जाए, ईआईडी पैरी जैसी कंपनी देखी जाए, ये इस समय सेल्स के में भी ग्रोथ दिखा दे रही है इनके अंदर, और प्रॉफिट में भी हैं ये कंपनियां। तो उनके शेयर में तो तेजी है, पर साथ ही साथ श्री रेणुका ग्रुप के अंदर भी तेजी है, क्योंकि होल शुगर सेक्टर के अंदर भी तेजी है। पर सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि ये तेजी लंबी टिकाऊ भी है, तो उस पर भी हमें थोड़ा ध्यान देना है। और फिर अगर आप देखें कंपनी की जो स्टेटमेंट है, जो कंपनी ने लिख कर दे रखा है, उस पर भी आप अगर थोड़ा सा नज़र डालें तो इस कंपनी का कहना यह है, कंपनी की जो करंट एसेट्स हैं, कंपनी की जो करंट एसेट्स हैं वो कंपनी की करंट लायबिलिटीज से कम है। मतलब कंपनी ये कह रही है कि कंपनी को जो करंट में देनदारी है वो कंपनी की उसके अकॉर्डिंग करंट एसेट्स कंपनी के पास कम है। तो ये कंपनी ने खुद ही लिख कर दिया हुआ है, तो शेयर होल्डरों को इस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। फिर कंपनी के अगर ऊपर टोटल डेट की भी बात करें तो लगभग 5178 करोड़ रुपए का कंपनी के ऊपर डेट भी है। वो डेट के कारण ही कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और सेल्स में तेजी आने का कारण भी है कंपनी के अंदर, क्योंकि कंपनी को विल्मर ग्रुप का सपोर्ट है, और विल्मर एक काफ़ी बड़ा ग्रुप है और विल्मर के पास सेल्स नेटवर्क भी है। तो विल्मर प्रोडक्ट की तो सेल करा देता है, और कहीं ना कहीं विल्मर को कंपनी का सपोर्ट भी है कि कंपनी की उन्होंने गारंटी ले रखी है जो कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज़ है, क्योंकि विल्मर अपना बिजनेस जो है इस कंपनी के माध्यम से चला रहा है, तो कहीं ना कहीं वो कंपनी का गारंटर भी है। और सच बात ये भी है कि कंपनी के रिजर्व्स नेगेटिव हैं, डेट कंपनी के ऊपर ज़्यादा है, और कंपनी की बुक वैल्यू नेगेटिव है, और कंपनी का लॉस बढ़ भी रहा है, पर फिर भी कंपनी के शेयर में तेजी भी है। तो ये भी एक अपने में बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसे कैसे कंपनी चल रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को भी इसमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिस कंपनी की बुक वैल्यू नेगेटिव है, प्रॉफिट नहीं है, पर सेल्स में ग्रोथ है क्योंकि कंपनी ऑपरेट हो रही है अच्छे तरीके से, कि उनका माल तो बिक रहा है, तो इसके अंदर तेज़ी के क्या कारण हैं वो भी आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ है समझना। अगर आप ऐसे ही समझेंगे तो आपको कंपनी पहचानने में थोड़ा आसानी भी रहेगी। और एक सच ये भी है कि रिटेल इन्वेस्टर की इसके अंदर होल्डिंग अब बढ़ती जा रही है, और रिटेल इन्वेस्टर इस कंपनी को ले रहे हैं क्योंकि प्राइस कंपनी का सस्ता है। पर आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो आपको बताया कंपनी के अंदर की कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं शेयर की तेज़ी का कारण बन रहा है। पर जो लोग बाग शुगर सेक्टर को लेकर पॉजिटिव है और शुगर सेक्टर में पैसा लगाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो मेरी नज़र में उन लोगों को इस कंपनी से बचना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो ये कंपनी अच्छी नहीं दिखाई देती। फिलहाल हो सकता है कि कंपनी का शेयर ऑपरेट कर रहा हो कोई, तो ऑपरेटर इसको तेज़ी में ले जा रहा हो सर्किट लगा के, पर बेसिकली अगर देखा जाए
तो फंडामेंटली अच्छी कंपनी भी इस सेगमेंट के अंदर अवेलेबल है। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें, EID पैरी जैसी कंपनी है, त्रिवेणी जैसी जो कंपनी जो कि प्रॉफिट में है, कंपनी सेल्स में के साथ साथ प्रॉफिट में भी हैं, तो वैसी कंपनियों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि शुगर सेक्टर देखा जाए तो एक कॉमोडिटी बेस्ड सेक्टर है, और कॉमोडिटी वाले सेक्टर जो हैं साइक्लिकल सेक्टर होते हैं। और ये कंपनी तो देखा जाए तो सिक्लिकल भी है, क्योंकि कंपनी के अंदर डेट वेट की भी प्रॉब्लम है। तो आप लोगों को इसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से तो बचना चाहिए। और जिन लोगों ने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर उनको शॉर्ट टर्म में इस कंपनी के अंदर प्रॉफिट हो भी रहा है, तो मेरी नज़र में उन लोगों को इस कंपनी के अंदर पार्शली अपने प्रॉफिट को बुक करते रहना चाहिए। इस कंपनी के अंदर अपने पैसे को आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड ना करें। अगर शुगर सेक्टर के अंदर कोई भी बैड न्यूज़ आएगी तो ऐसे ही शेयरों की सबसे पहले पिटाई भी होगी। अगर ये चलने में फ्रंट रनर बन रहे हैं, सर्किट मार रहे हैं, तो लोअर सर्किट भी मार सकते हैं, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो छोटे इन्वेस्टर को तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचकर ही चलना चाहिए। क्यों? और कंपनी अगर फंडामेंटली और फाइनेंशियली अच्छी होती तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए सिटिंग कर भी सकते थे, पर कंपनी के अंदर कुछ खामियां भी हैं। और रेवेन्यू वाइज तो कंपनी ये भी बताती है कि 7 साल के हाईएस्ट रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक किया है, पर कंपनी के अंदर प्रॉफिट कहाँ है वो दूर दूर तक नहीं दिखता। और जिस हिसाब से फाइनेंस कॉस्ट बढ़ रही है, उस हिसाब से तो आगे भी ये प्रॉफिट बढ़ पाना या प्रॉफिट में आ पाना कंपनी का मुश्किल है। तो मेरी नज़र में तो खैर जिन लोगों ने श्री रेणुका शुगर के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, उनको अपना, अगर वो प्रॉफिट में भी हैं, तो थोड़ा थोड़ा अपना पैसा बुक करते रहना चाहिए स्टैगर वे में। और जो लोग अब फर्दर शुगर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टिंग की सोच रहे हैं, तो उनको अच्छी फंडामेंटल्स वाली कंपनी ढूंढनी चाहिए। और एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए ढूंढते हैं, वो बात बहुत अच्छी है, हमें ढूंढना भी चाहिए, पर हमें ऐसा भी अपना मोड में रहना चाहिए कि कौन से बिजनेस हमें नहीं लेने हैं, उस पर भी आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। उससे भी पैसा बनता है। अगर आप बेकार बिजनेस को नहीं खरीदेंगे, उसमें आप लॉस नहीं करेंगे, तो अगर आप उसके बाद एक आध अच्छे बिजनेस भी ढूंढ लेंगे तो आपके पैसे बनने के चांस थोड़े से ज़्यादा उसके अंदर हो जाते हैं। तो आप बेकार बिजनेस को भी आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा सीखिए। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।